नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को छुआ है, वो भी एक नहीं दो बार। हम बात कर रहे हैं पर्वतारोही संतोष यादव की, जो पद्मश्री भी हैं। हम आपको संतोष यादव जी से मिलवाएं, उससे पहले हम उनका आपको छोटा सा एक सफर दिखाते हैं, कैसे उन्होंने इन ऊंचाइयों को छुआ है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पहली बार भारत की युवा शक्ति का दुनिया के सामने परिचय देने वाली ग्रामीण भारत की युवती है, और जहां से संतोष यादव ने विजय ध्वज फहराया, वह जगह महाकवियों की काव्यों में वर्णित दिव्य स्थली है, दिव्य पुरुषों की तपोभूमि है और साहसिकों के लिए चुनौती का मंच ही है हिमालय। हिमालय के पर्वतों में चमकता सर्वोच्च शिखर ही है एवरेस्ट। लगातार 2 वर्षों में 2 बार अत्यधिक ऊंचाई वाले इस एवरेस्ट शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर सनसनी पैदा करने वाली भारतीय नारी हैं संतोष यादव। साहस भरी उनकी जीवन यात्रा में पग पग पर रोमांचकारी गाथाएं सुनने को मिलेंगी। चुनौतियों को गले लगाते हुए साहसिक कार्यों से लगाव रखने वाली संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित जोनियावास गांव में हुआ। सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान से गौरवान्वित किया गया है। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देकर संतोष यादव जी को गौरवान्वित किया और वर्ष 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से संतोष यादव जी ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छुआ। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। आपने मात्र 24 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, जो लोगों के लिए सपना है, दुर्गम है, अनछुआ है। कैसे सब संभव हो पाया? देखिए, ये बहुत कठिन था मेरे लिए भी, क्योंकि हिमालय की ओर मेरी राह एक जिज्ञासु के रूप में हुई, और क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, हरियाणा का एक छोटा सा गांव, और क्योंकि मैं स्कूल भी 11 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाती थी। एक तो वो मेरा काम आया। दूसरा, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इतनी पतली दुबली नाजुक सी ये कैसे करेगी। मेडिकल भी बहुत अनफिट नहीं थी मैं, मेरे छोटे लंग्स थे, तो तमाम चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा उसमें नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें बहुत वो की, क्योंकि एक भावना जिज्ञासा, उसको पूरा करने के लिए मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती रहती थी, और मेरे मन में बहुत प्रतियोगिता नहीं थी, एक चीज़ को जानने की चाह थी। दूसरा, उससे क्या होगा कि मेरे अंदर भय नहीं था, उस भय से मैं बची रही, और जब भय नहीं होता तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं है। और दूसरा जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था, वो मेरा सुबह जल्दी उठना। अच्छा। मैं सवेरे 3 बजे बचपन से ही उठ जाती थी, और हॉस्टल में भी गई तो भी मैं 3 बजे उठ जाती थी। सुबह 3 बजे? हाँ, और वो माउंटेनिंग में सुबह जल्दी उठ के ही जल्दी काम करना होता वहाँ। उसका कोई खास कारण, खास वजह? एक्चुअली मेरे माता पिता सुबह जल्दी उठते थे। अच्छा। ठीक है, और वो लोग हमें सिखाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने पाया कि मैं जब सवेरे जल्दी उठती थी तो मुझे बहुत ऊर्जा महसूस होती थी। फिर मैंने इसको जीवन में ऐसे ढाल लिया, और जैसे मैं हॉस्टल में भी गई तो मैं पढ़ने के लिए रात्रि में नहीं पढ़ करके मैं सुबह पढ़ना मुझे ज़्यादा ऊर्जावान लगता था। मुझे शाम को जल्दी सो जाती थी? सब जल्दी सो जाती, मैं 10 बजे तक सो जाती थी, 9-10 बजे के बीच में सो जाती थी। मेरे इवन कमरे में लड़कियां हॉस्टल में आके बैठती भी थी, तो वो मुझे मेरे कमरे में बैठी रहती थी, मैं सो जाती थी, और मेरा कमरा बिल्कुल खाली। दूसरा, सहज भाव, सादगी थी हमारे अंदर, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाते थे। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा द्वेष और मन में कि कौन, मैं किसी को भी ना पीछे करने की कोशिश करती, ना ही किसी से आगे जाने की कोशिश करती थी। बस एक टास्क को दिया हुआ को पूरा करने की कोशिश करती थी, और बड़े योग्यता के साथ में अपनी योग्यता को खुद ही बढ़ाती रहती थी।
कि मेरे ऐसे करना, मुझे और ऐसे करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि जैसे मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, मेरे जो सर थे, उन्होंने मेरा काफ़ी टेस्ट लिया, स्पेशली आपका टेम्परामेंट जानने के लिए, आपका व्यवहार कैसा है। तो उसमें हमारा बहुत शांत व्यवहार की थी और वो मुझे बहुत मदद किया वहाँ पे, क्योंकि जब केवल माउंटेनिंग में ही नहीं, हर जगह जितने आप शांत होते हैं, जैसे आपने जल को कभी हिलते हुए देखा तो आप नहीं देख सकते प्रतिमा को, लेकिन अगर आप शांत हैं तो आप अपने आप को अच्छे से और ज़्यादा पहचान सकते हैं, और आपके अंदर वो धैर्य, वो हमारे अंदर था। तो वो मेरे सर ने मेरे अंदर काफ़ी पाया। तो ये एक कारण था कि माउंट एवरेस्ट आया फिर मेरी ज़िंदगी में। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा। तो उसके लिए भी मैं एक ही भाव से गई थी कि मैं कोशिश करूँगी। कोई अंदर ये भाव नहीं था कि मुझे प्रतिस्पर्धा का हाँ, या जीतना है उसको। या जीतना है, एक समर्पित भाव था एकदम से। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हाँ। कि लगातार सतत कार्य करना हाँ जी, बिना भय के, क्योंकि अगर भय है शरीर में तो ऊर्जा का क्षय होगा, हाँ, क्षय हो जाता है, हाँ, जी, नाश होगी। और लेकिन शांत भाव से काम करे, धैर्य से आदमी काम करे। जी। लेकिन इसका एक मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा, आपने जो कहा कि प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं था, नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि जब तक प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होगा हाँ। तो व्यक्ति जीतेगा नहीं। हाँ, नहीं, इसमें मैं बताती हूँ, अपनी योग्यता को बढ़ाइए ना जी। क्योंकि जब कोई भी चीज़ का हमें साइड इफेक्ट अगर हो, प्रतिस्पर्धा के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो उससे क्या होगा कि इंसान कहीं ना कहीं वो जिंदगी में उसके अंदर एक भय पैदा जब हो जाता है और द्वेष पैदा हो गया, तो ये अवगुण है। मतलब प्रतिस्पर्धा जो है वो कहीं ना कहीं द्वेष को जन्म देती है, ईर्ष्या को जन्म देती है और आपके अंदर भय पैदा करती है। आपके अंदर फिर जब नहीं जीते तो फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। आपने यदि अपनी योग्यता को में बिलीव किया और जो हमारे संस्कार हैं, यस अपयस जन्म मृत्यु लाभ हानि सविधिहार, आपको कर्म करना है। कर्म वही होता है योग्यता। योग्यता को बिना किसी मन में, क्योंकि फिर हम कंपटीशन में एक और होता है कि हम अपनी ज्ञान को बांटते नहीं हैं, हम छुपाते हैं फिर कि नहीं तो ये मेरा आइडिया जान लेगा तो ये ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। उससे भी फिर एक और समस्या, क्योंकि जितना हम ज्ञान बांटते हैं तो उससे क्या होता है, बढ़ता है कोई चीज़, वो चीज़। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि देखिए, बनना जिसको, मैं सबसे कमज़ोर व्यक्तियों में से थी। मुझे बहुत शारीरिक दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से लोगों को पता नहीं था क्या हूँ। तो वो एक मानसिक रूप से मजबूत बहुत जबरदस्ती। अच्छा, मानसिक रूप से कब मजबूत होता है? जब आपके अंदर कोई द्वेष नहीं होता, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, आपके अंदर जब एक तपने की, शुरू से ही तपने की वो है। तपना मीन्स होता है कि आप किसी चीज को जानने के लिए लगातार कार्य करते रहे, आपको थकान नहीं होती, क्योंकि आपकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आप पूरा समय लगा देते। मेरी ये आदत रही है, मैं कभी कभी 11-11 रात नहीं सोती थी, तो लोग सोचते थे कि एनर्जी कहाँ से आती है, और मैं सोती थी। आज मुझे पता चलता है कि वो योग निद्रा होती है। मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे बैठे झपकी ले लेती थी। फिर जैसे मुझे सवेरे मंत्रालय जाना है, उस अभियान के दौरान, जो मेरा तीसरा अभियान था 99 में, वो बहुत सक्सेस हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे ये अभियान का मतलब बागडोर संभाली दी थी, और उन्होंने मेरे से एवरेस्ट के वहाँ से बात भी की थी, और उन्होंने बहुत सारा मैंने तो उस एक्सपीडिशन में मेरे लिए मात्र मैंने 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर टेक ऑफ कर गई थी, जबकि एक एवरेस्ट नॉर्मल एक्सपीडिशन के 1 साल लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त मैं ऑफिस जब जाती थी तो कार में बैठ के सो जाती थी, और जैसे ही ऑफिस आया ड्राइवर ने उठा देना, मंत्रालय आ गया मैडम, हो जाए। तो वो योग निद्रा आज मेरे समझ में आती कि योग निद्रा ही मेरी थी उस वक्त, कि रात भर मैं काम करती थी 11-11 दिन लगातार, मैं थकती नहीं थी। तो आप बिल्कुल भारतीय संस्कृति का पालन करती हैं, सादगी से रहती हैं, जैसे आपने बताया जी। कि आप शारीरिक वो भी एक कारण था, कमजोर थी, लेकिन और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो थी वो भी बड़ी आपकी सामान्य औसत दर्जे की रही। जब आप सेलिब्रिटी बन गई तो क्या आपको बदलाव लगा अपने आप में देखने में, या लोगों के सोच विचार में आपको? लोगों के सोच विचार में मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ा। मुझे तो कहा, मैंने तो आज भी ये सोचती हूँ कि ये सारी आप यदि अपने कर्म ठीक रखते हैं ना, तो ईश्वर जो है ना वो आपको बड़ा ही आराम से सब चीज़ देता है। हाँ, लेकिन नज़रिया मेरे परिवार का, मेरे समाज का बदला,
क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे समाज, हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की बात नहीं सोचते थे, और वो गलत भी नहीं था, मैं सोचती हूँ मॉडर्न नहीं था। क्योंकि वैसे मुझे बहुत मॉडर्न, मेरे पिताजी के गले का हार थी, मेरी दादी ने मुझे मांग के लिया, मतलब मेरे परिवार में मुझे गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे। सोचिए कि वो अलग विषय था वो। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए और जल्दी शादी करने का वो उनका एक विचार बन गया था, वो क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। वो सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि लड़की की सुरक्षा चाहता हर कोई। वो कहते थे जमाना खराब जाता है, लड़की की शादी हो जाएगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, है ना। वो अपनी जगह ठीक थे, हम अपनी जगह ठीक थे। हमने कहा कि हमें एक एक कदम जो है ना बड़ा संभल के रखना है। जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे पढ़ना है, इसके लिए हम जिद किए, और वहीं से फिर मेरी शुरुआत हुई। एक कॉन्फिडेंस बनता रह गया कि मुझे कुछ, जयपुर में मेरा एडमिशन, और वहीं से मुझे माउंटेनियर मिले एक्चुअली, और वहाँ से ही मेरा मुझे पता चला हिमालय भी कोई चीज़ है और हिमालय में जाया जा सकता है। तो मेरा माउंटेनियर बनने नहीं गई थी, मैं तो हिमालय को देखने गई थी क्यों क्या है। और मैं वहाँ उसमें इतनी खो गई, उस हिमालय की विराटता को, उस हिमालय की संस्कृति को मैंने देखा, उस विराटता को देखा। वो इतना भव्य दृश्य होता था, उसकी शांत वातावरण। एक्चुअली ये तीन चीज़ें मुझे एकदम वो कर देती थी, मतलब एक भाव विभोर कर देती थी, और मुझे ना एक डिवाइन वाइब्रेशन महसूस होती थी। आपसे बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। लेकिन जो आजकल की संस्कृति चल रही है, जैसा दौर शुरू हो गया है पाश्चात्य सभ्यता का, आपने बताया जल्दी उठती थी, आजकल बच्चियां उस तरीके से उठती नहीं है, स्वच्छंद भी है, जो सोच विचार आपके पीढ़ी का फर्क आ चुका है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपने माध्यम से, जो खिलाड़ी हैं उनको, साथ में समाज की बच्चियों को, आपसे प्रेरणा ले सकें, लक्ष्य को हासिल कर सकें? हाँ, देखिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं संदेश तो क्या दूंगी, विनती करूंगी। सर्वप्रथम तो खिलाड़ियों से भी है और अन्य सभी फील्ड के लोगों से है कि प्रतिस्पर्धा की जगह अपनी योग्यता को बढ़ाते रहें और एक जिज्ञासा के रूप में आगे बढ़े। जिज्ञासा से क्या है कि वह कभी भी वो हमेशा कुछ ना कुछ खोज के आगे बढ़ेगा, वो विकास की ओर ले जाएगा। ठीक, शांत भाव से, भय से मुक्त होकर के कार्य करे। भय से मुक्त हुआ तो वह हमेशा ऊर्जा उसकी बढ़ती चली जाएगी, विकास की ओर जाएगा। लेकिन मैं एक आग्रह और करूंगी कि जो बच्चा या जो भी युवा या जो भी इंसान स्वयं से उठता है और जल्दी उठता है, समय से उठता है, आपको पता है वो जिम्मेवार व्यक्ति होता है। और जिस देश का बच्चा जिम्मेवार होता है वह न तो अपने जीवन में कभी पीछे रहेगा और न ही उसका देश पीछे रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की है। और आपने भारतीय संस्कृति की बात की, हम देख पा रहे हैं कैसे आप पीला जो है आपने चंदन या ये भी, हाँ, ये आपकी इनफैक्ट ये इसके पीछे बहुत बड़ी संस्कृति। देखिए हमारे यहाँ सिर ढकना ये एक संस्कृति है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग तरह की जो वायु में कोई भी या अंतरिक्ष में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे आप सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सिर, हर अंग आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका वो बचा रहता है। एक्चुअली इसके पीछे ये कारण है। अभी तो कोरोना के अंदर भी यही बोलते हैं कि मुंह ढक के जो पहले चलता था अपने आप कोरोना का भी देखिए, भारतीय संस्कृति की तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, न केवल पहनावा बल्कि हमारा खान पान। अब मैं एक और आग्रह करूंगी, मैंने देखा है कई स्पोर्ट्स पर्सन जो है, एक स्पोर्ट्स पर्सन मुझे देख करके हैरान हो गया, उन दिनों में अन्न भी नहीं लेती थी, कहते वेजिटेरियन, लहसुन प्याज भी नहीं खाती। और मैं तो उसको प्रेरणा मान करके, एक झारखंड का लड़का था वो उस वक्त बिहार में, जब बिहार और झारखंड एक था ना, तो उस वक्त वो कहता था मैं इनको अपने प्रेरणा स्रोत माना। वो कहीं गुजरात में हमारी मुलाकात हुई और ये लहसुन प्याज भी नहीं खाती, पूरी वेजिटेरियन, भोजन भी इतना कम सा लेती है। जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी तभी भी लड़के लोग साहब ये सोचते थे कि इतनी सी कम खाती है, ये ताकत कहाँ से, हमसे ज़्यादा आगे चली जाती है। आप नॉनवेज वगैरह नहीं, शाकाहारी, पूरी तरह से शाकाहारी, लहसुन प्याज अदरक भी नहीं खाती हूँ, वो भी अनावश्यक है। अच्छा। उसके पीछे भी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि वो अगर पका के अपने ग्रहण किया है वो आपको बीमार कर देगा। अदरक, लहसुन और प्याज तो एक ही महीने के लिए खाया जाता है, वो भी वो व्यक्ति खाएगा जो घर से बाहर जाता है, क्योंकि वो ठंडी होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है।
जैसे ही बरसात शुरू हमारे गांव में बताते थे इमीडिएटली बंद कीजिए। तो भोजन का ना देखिए संस्कृति का मूलभूत जो सबसे बड़ा वो है, वो एक आवश्यकता है, हर मानव की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, हर युग की आवश्यकता है। और वो क्या आवश्यकता है? आवश्यकता में जीने की, अनावश्यकता को त्यागने की। वहाँ पर एक ऊर्जा मिलेगी आपको। आवश्यकता में जिएंगे तो आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, आपकी पता है एनवायरनमेंट सुरक्षित हो जाएगा। और देखिए हम भोजन भी अधिक नहीं करना चाहिए। एक वक्त का भोजन करने वाला योगी होता है, 2 वक्त का भोजन करने वाला भोगी होता है, 3 वक्त का भोजन करने वाला रोगी होता है। आप खुद स्वयं देखेंगे कि जैसे हमने अधिक भोजन किया तो हमारी जो ब्रीदिंग जो है ना वो स्लो हो जाती है। हम कहते तो सांस नहीं आ रहा, ज़्यादा खा लिया। तो ज़्यादा खाना पचाने में भी हमें ऊर्जा लगती है। ठीक है, अब एक उदाहरण देती हूँ संस्कृति का। टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट को हमारी ये आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह संस्कृति हमारी कहती है, जो प्रकृति से मिली हमको, आप नीम की दातुन कीजिए, नींबू का छिलका उससे घिस लीजिए। मैं उसी से करती हूँ, मैं कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद हमारा जो नमक तेल है वो उससे कीजिए आप। हल्दी अगर कुछ भी नहीं है, आप थोड़ी देर पानी मुंह में भर के बैठ जाइए, अच्छे से कुल्ला कर लीजिए 2-3 बार 4 बार, और मुंह में पानी लेके बैठिए, तो अंदर जो दांत में फंसा वो सब निकल जाएगा। कुल्ला करके फिर फेंक दीजिए। अब देखिए दातुन करेंगे या नीम का छिलका इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेरित होंगे पेड़ लगाने के। आज हम निश्चिंत हो गए। अगली जो आने वाली समस्या है ना, वो पता है ऑक्सीजन की समस्या आएंगे हमारे पास, कि पेड़ ही नहीं लगा रहे हम लोग। तो पेड़ लगाने की प्रेरणा मिलेगी हम लोगों को। नीम के पत्ते खाना, नीम के पत्तों से नहाना, ये मैं साबुन वाबुन कुछ नहीं लगाती हूँ, पता आपको। ठीक है, मैं इस कार्यक्रम को आज यहीं पर विराम देना चाहूंगा। जी जी जी। संतोष यादव जी जो पर्वतारोही हैं, उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं इनकी किसी बात को दोहराना नहीं चाहूँगा यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि आप इनकी बात को ध्यान से सुने। एक बार में समझ ना आए तो दोबारा इस प्रोग्राम को देखें, सुने और अमल में लाएं। और अगर कुछ बातें भी अमल में लाएंगे तो हो सकता है जीवन परिवर्तित हो जाए, जीवन में कुछ अच्छा और नया कर पाएं। कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।